हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। एग्ज़ाम स्पेशल क्लासेस 2023 में आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले की क्लासेस में मैंने सैम्पल पेपर नंबर 2 यानी कि प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। तो चल रहा था कौन सा, प्रैक्टिस पेपर नंबर 2। अब उसके कुछ बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अब करवाऊँगा, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं कुछ आगे के क्वेश्चंस की, देखेंगे क्या है क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पहला क्वेश्चन लेंगे। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है देखेंगे। थोड़ी सी यस, क्वेश्चन नंबर 21 जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या कह रहा है देखिए, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ओके, देखिए तो ये क्या रूल लगने वाला है इसके सापेक्ष। तो क्या करो आप, सबसे पहले आप y1 इक्वल टू कितना मान लो, y1 इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y1 है। और जो आपके पास y2 है वो कितना मान लो, y2 इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है y1 के सापेक्ष dy2। ओके, y1 का y2 के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन करना है। सो इसकी ट्रिक क्या होती है, dy1 अपॉन dx डिवाइडेड बाई dy2 अपॉन dx, ये आपको करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ, ओके y1 कितना है देखिए, y1 आपके पास में ये है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यस। अब देखिए ये फॉर्मूला हुआ करता है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 2 tan इनवर्स x, और ये कितना हुआ करता है, ये साइन इनवर्स, ये भी होता है डी बाई डी एक्स ऑफ, ये भी होता है 2 tan इनवर्स x। ओके, सो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद में। आपके पास ऊपर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे भी कितना है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ गया आपका 1। तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, 21 का ये पार्ट नंबर 1 था, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर 2। तो हेडिंग डाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर 2 यानी कि और वाला क्वेश्चन। और वाला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन ऑफ x। ओके, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। तो आपको ज्ञात करना है डी बाई डी एक्स क्या होगा, देन यू फाइंड डी बाई डी एक्स क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है देखिए। सो y इज इक्वल टू, इसको u ले लीजिए और इसको v ले लीजिए। ओके, सो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये होगा आपके पास में। इसको नंबर 1 दे करके स्टॉप कर दो यहाँ पे, ये हो गया डी यू बाई डी एक्स, ये हो गया डी वी बाई डी एक्स। अब देखो आपके पास में u कितना है, x की पावर x है तो log ले लो। सो log u इक्वल टू कितना हो गया, x log x, क्योंकि log लोगे तो ये वाला x कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाता है। ठीक है ना। अब चलो डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 अपॉन यू, डिफरेंशिएट करेंगे इसको किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू पहला फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणे फर्स्ट फलन का अवकल गुणांक। x से x कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1 प्लस लॉग x, और ये क्या है 1 अपॉन यू, तो डी यू बाई डी एक्स जो है
यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे u पहुँच जाएगा क्योंकि 1/u था, और u की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो आप, तो u की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर x 1 प्लस लॉग x। ये पहला पार्ट आ चुका है। अब आपको dv/dx निकालना है। देखो ध्यान से कि आपके पास v क्या है, v इक्वल टू है 2 की पावर साइन x। ओके, v इज इक्वल टू है 2 की पावर साइन x। दो तरीके हैं, आप t लेके भी कर सकते हो, log लेके भी कर सकते हो। यदि मैं कहूँगा बेस्ट तरीका ये है कि dv/dx करोगे तो क्या आएगा, d/dx ऑफ 2 की पावर साइन x। ओके, अब आप एक काम करो, साइन x को t ले लो, लेट साइन x इक्वल्स टू, आपने क्या ले लिया, t सपोज कर लिया है। साइन x इक्वल टू आपने क्या सपोज कर लिया है, t सपोज कर लिया है। तो साइन x इक्वल टू t सपोज करने पर dv/dx इक्वल्स टू d/dx 2 की पावर t। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, dv/dx इक्वल्स टू d/dt 2 की पावर t और dt/dx। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 की पावर t log 2 और d/dx। t की वैल्यू कितनी है, साइन x है ना, यस। तो देखिए कितना आ गया, 2 की पावर t की जगह साइन x है, ये log 2 आ चुका है, और साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos ऑफ x आ चुका है। ये फाइनली जो है ये dv/dx आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है, ये dv/dx आ चुका है। अब आपको चाहिए है, इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए है dv/dx आ चुका है, dv/dx आ चुका है, du/dx आ चुका है, और ये u आ चुका है। कहाँ गया u वाला, यस, ये है du/dx। ओके, और ये है dv/dx। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए दोनों का ये डिफरेंस कर दो, तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू आएगी, आंसर जो आएगा वो क्या है, dy/dx इक्वल्स टू du/dx है और माइनस dv/dx है। तो वैल्यू आपको पता है, du/dx की वैल्यू कितनी निकली है, देखिए, तो dy/dx इज इक्वल्स टू x की पावर x 1 प्लस लॉग x, ठीक है ना, ये पहला पार्ट हो गया, और माइनस का 2 की पावर साइन x log ऑफ 2 और यहाँ पर कितना, cos x। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए आराम से। ओके, यहीं तक आपका आंसर बनेगा। अब आगे चलते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने 21 के दोनों पार्ट कर लिए, सुबह की क्लास में हमने 22 के दोनों पार्ट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 20, इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यस, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का कहना है, सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए, मतलब यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है, देखिए b प्लस सी ए, ये भी a है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ये है b, ये है c प्लस a, और ये कितना है, ये आपका है b, और फिर इसके बाद ये है c, और ये है c, और ये है a प्लस b। इसको यूज़ करके आपको सिद्ध करना है, दिस इज इक्वल टू 4abc, इक्वल टू आपको क्या सिद्ध करना है, 4abc। तो प्रॉपर्टीज़ लगानी है, गुणधर्मों का उपयोग करना है, और गुणधर्मों का उपयोग करके आपको शो करना है दिस इज इक्वल टू 4abc। आइए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। देखिए हमारे पास लेट डेल, सबसे पहले हमने इसको कुछ नाम दे दिया, तो इसका नाम हमने दे दिया लेट डेल्टा इक्वल टू, मैंने इसका नाम दे दिया b प्लस सी ए, फिर b, ये है c प्लस ए, और ये है b, और ये है c, ये है c, और ये है a प्लस b। ठीक, अब ध्यान से देखिए कि हमें ज़ीरो बनाने हैं। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ यहाँ से तो 2a प्लस बी प्लस सी हो रहा है, यहाँ से जोड़ता हूँ तो 2b प्लस सी प्लस ए हो रहा है, और यहाँ से 2c मिल जाएगा, मतलब इधर से जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इधर से मैं यदि जोड़ता हूँ तो 2b प्लस 2c, 2b 2a प्लस 2c, और 2a प्लस 2b मिल जाएगा। तो भी कुछ विशेष फ़ायदा मेरे को दिख नहीं रहा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को 2 जीरो बनाने वाली अप्रोच पे ध्यान देना चाहिए कि मैं 2 जीरो बना लूँ, ठीक है ना। 2 जीरो बनाने वाली अप्रोच पे मुझे ध्यान देना चाहिए कि मैं 2 जीरो कैसे बना लूँ। देखिए, तो चलिए कोशिश करते हैं, 2 जीरो बनाते हैं। अगर मैं इसको ज़ीरो बनाता हूँ, देखिए
ये वाली चीज़ जीरो बनाऊंगा तो इससे मुझे C1 से लेके C2 को माइनस करना पड़ेगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, पहला ऑपरेशन हम लगा देते हैं, C1 टेंस टू C1 माइनस C2, ठीक है ना। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो C1 टेंस टू C1 माइनस C2, तो B प्लस C माइनस का A हो गया ये, ठीक है ना। कितना हो गया, B प्लस C माइनस का A, ठीक है। ये कितना हो गया देखो, B प्लस C माइनस का A, और ये हो गया B माइनस C माइनस A, और ये कितना हो गया, 0 हो गया, और ये हो गया A, ये है C प्लस A, और ये है C, ठीक, और ये है A, ये है B, और ये है A प्लस B, ठीक है। अब हमें एक और ज़ीरो बनाना है, तो हम ज़ीरो कहाँ बना लें, हम हो सकता है इसको हम ज़ीरो कर दें। एक चीज़ तो हमारे पास ये है कि हम इसको ज़ीरो कर सकते हैं, बस यही है, और तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो हम जो है प्रॉपर्टी लगा सकते हैं किस में, C2 माइनस C3 में। तो ये प्रॉपर्टी हमारी C2 टेंस टू C2 माइनस C3 लग जाएगी, तो एक ज़ीरो ये बन जाएगा, ठीक है। तो C2 टेंस टू C2 माइनस C3, यदि C2 टेंस टू C3 में C2 माइनस C3 में लगाया है तो देखिए क्या होगा, डेल्टा इक्वल्स टू, ये देखिए B प्लस C माइनस का A, ये A माइनस A कितना हो गया, 0 हो गया, ये तो A बैठा हुआ है, ये कितना है, ये है अपने पास में B माइनस C माइनस A, यहाँ पे ये कितना है, C प्लस A है, और ये B है, ठीक है, और ये 0 है, ये आपके पास में C है, और ये आपके पास में क्या है, A प्लस B है। चलिए अब देखिए, अब आपको जो प्रॉपर्टी आपको लगानी थी वो ऑलमोस्ट आप लगा चुके हो, अब कोई फ़ायदा नहीं है किसी प्रॉपर्टी और लगाने से। तो आप चाहें तो इसको सीधे सीधे क्या कर दें, इसको ओपन कर दें, क्योंकि और कुछ फ़ायदा है नहीं, B से B कैंसिल हो जाएगा, माइनस C प्लस C हो जाएगा ये, ठीक है। तो बस यही है, इसको आप जो है सिंपली ओपन कर दें। तो चलिए हम ओपन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में ओपन कर लेते हैं इसको, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में, इसको R1 के रिस्पेक्ट में ओपन कर देते हैं। तो लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है ना। तो R1 के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे, तो डेल्टा इक्वल टू देखो कितना है, पहले B प्लस C माइनस का A है, ओके। अब ये इससे हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, ये क्या हो जाएगा, C प्लस A इंटू A प्लस B माइनस B इंटू C, ये वाला ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है ना, B इंटू C, ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए, पहला हो गया। अगला वाला टर्म माइनस 0 दे देगा, तो उसको प्लस 0 है माइनस 0 कुछ भी लिख दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसके बाद क्या है, प्लस A, तो प्लस A के लिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब B का BC हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, माइनस का फिर हो जाएगा BC हो गया ना, BC, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस का C का स्क्वायर, और फिर कितना हो गया, माइनस का AC, बस इतना ही है, इतना करके इसको छोड़ दो आप। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू, ये कितना है, B प्लस C माइनस का A बैठा हुआ है, यदि मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AC, A इंटू सी AC प्लस B इंटू सी BC, प्लस का हो जाएगा कितना, A स्क्वायर, और प्लस का कितना हो जाएगा, AB, ओके, ये हो गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद देखिए यहाँ पे यदि इसको आप ओपन करते हो तो कितना हो जाएगा, ABC माइनस AC स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर C, ठीक है। चलिए ठीक, तो इसको आप जो है इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो डेल्टा इज इक्वल टू, अब आपको पूरा उसको ओपन करना पड़ेगा, तो B का मल्टीप्लाई ABC के साथ कितना हो जाएगा, ABC, फिर B का मल्टीप्लाई BC के साथ तो कितना हो जाएगा, प्लस B स्क्वायर C, फिर B का मल्टीप्लाई A स्क्वायर के साथ तो A स्क्वायर B, और फिर B का मल्टीप्लाई AB के साथ तो AB स्क्वायर, फिर C का मल्टीप्लाई तो प्लस AC स्क्वायर, फिर C का मल्टीप्लाई प्लस BC स्क्वायर, फिर C का मल्टीप्लाई प्लस A स्क्वायर C, और C का मल्टीप्लाई प्लस ABC, ये हो गया। लास्ट में A का मल्टीप्लाई माइनस A स्क्वायर C माइनस ABC, ओके, फिर माइनस A का क्यूब हो गया, ये A का क्यूब हो गया है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि A का क्यूब किससे कैंसिल होगा भाई, A का क्यूब तो हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट, कोई A का क्यूब हो रहा है, बिकॉज A का क्यूब तो पूरी प्रोसेस में है नहीं यहाँ पे, तो A का क्यूब किससे कैंसिल होगा, क्योंकि A का क्यूब तो यहाँ पर है ही नहीं है ना कहीं पर भी,
तो मतलब कहीं ना कहीं हमसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो ही a का क्यूब आया हुआ है। हाँ देखिए, ये गलती यहाँ पे हुई, हमको समझ में आया। देखिए मैंने जब ऑपरेशन लगाया था कि C2 टेंस टू C2 माइनस C3, तो मुझे क्या करना था कि जो C2 है a में से a माइनस किया था और यहाँ पर c प्लस a से b माइनस होगा, तो ये हमने ये सब कुछ नहीं लगाया है। ओके, इस वजह से ये गलती हुई है, तो इसको सुधारेंगे अब हम, क्योंकि a क्यूब तो आना नहीं चाहिए, a क्यूब आ रहा था मतलब मिस्टेक हुआ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको सही करिए। हाँ देखिए, b प्लस सी माइनस से ये सही है, a माइनस ए 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका c प्लस ए माइनस का b, और ये कितना हो जाएगा c माइनस ए माइनस बी। जी हाँ, अब ठीक है बिल्कुल। और ये है a, ये है b, ये कितना है a प्लस बी। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यस, तो कैसे सॉल्व किया जाए, इसको ओपन भी कर सकते हो और पहले चेक कर लो कि क्या किसी को ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर कोई जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यदि आप इसमें इसको ऐड कर दोगे तो भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो एक काम करो, बेटर ये कि इसको ओपन कर लिया जाए। तो डेल्टा इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है ना। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि c प्लस ए माइनस बी किसके साथ, a प्लस बी के साथ। तो मैं लिख सकता हूँ c प्लस ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई कितना, a प्लस बी, और फिर माइनस लगेगा, b का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, c माइनस ए माइनस बी के साथ, ठीक है ना। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद ये 0 आ गया, फिर इसके बाद लास्ट में कौन आएगा, a आएगा, तो प्लस का a, और अब देखिए a आएगा तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो ये वाला इसके साथ में, तो b माइनस सी माइनस ए का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, c माइनस ए माइनस बी, और बाकी तो 0 हो जाएगा सेकेंड पार्ट। अब इसको आप पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 4ABC, ठीक है ना, 4ABC इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है इसको सॉल्व करने का एक तरीका। एक तरीका तो आपने देख लिया इसको पूरा ओपन करके। अब एक तरीका देखो, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि आपको a कॉमन चाहिए है, ओके, आपको b कॉमन चाहिए और आपको c कॉमन चाहिए है। तो एक मेथड आप यहाँ से और लगा सकते हैं। किस तरीके की मेथड हो सकती है, देखिए आप एक काम करिए कि इस डिटर्मिनेंट में a b c का भाग दे दीजिए, ओके, और यहाँ पर a और b और c का गुणा कर दीजिए। तो a का गुणा किस में करेंगे, इस कॉलम में, तो ये हो जाएगा कितना, ab प्लस ac, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ab, ये हो जाएगा कितना, ac, ठीक है ना। इसके बाद आपने क्या किया, इसमें पूरे में a का गुणा कर दिया, इसमें b का कर दीजिए, तो ये कितना हो गया ab, ये हो गया bc प्लस ab, और ये हो गया कितना आपके पास में, ये हो गया आपके पास में, एक मिनट, ये आपके पास में कितना हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा bc, बिल्कुल सही है। और ये आपके पास में देखिए कितना हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा ac, क्योंकि आपने इसमें a का गुणा किया, इस पूरे में b का किया, और इस पूरे में आप c का करने जा रहे हो, तो ये हो गया ac, ये हो गया bc, और ये हो गया ac प्लस bc। अब बिल्कुल बराबर है। अभी आपने क्या किया था, अभी आपने इस कॉलम में a b c का गुणा कर दिया, कॉलम में इसमें a का, इसमें b का और इसमें c का। अब क्या करो, ऊपर से इससे a कॉमन ले लो, इस वाले पार्ट से आप जो है, इस वाले पूरे पार्ट से a कॉमन ले लो, इस वाले पूरे पार्ट से आप b कॉमन ले लो, और इस वाले पूरे पार्ट से आप c कॉमन ले लो। चलो कॉमन लेते हैं, तो a पहले से, b दूसरे से, c तीसरे से, और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पे आ गया a b और c, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यदि ऐसा आप कॉमन ले लेते हो तो ये बन जाएगा आपके पास में यदि आप यहाँ से a b c कॉमन ले लेते हो, पहले वाले में से a कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, सोचो जरा। पहले वाले में से यदि आप a कॉमन ले रहे हो तो a कॉमन ले लोगे तो b बच जाएगा, तो कुछ फर्क तो यहाँ पे हुआ ही नहीं ना। देखते हैं कॉमन लेकर के। तो पहले वाले में से आपने a कॉमन लिया, तो a कॉमन लिया तो कितना बच गया, b प्लस सी, यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ b बच गया, और यहाँ पर कितना हो गया, c बच गया। यहाँ पर कितना हो गया आपके पास में, यहाँ पर आपने b कॉमन लिया तो a बच गया, यहाँ पर b कॉमन लिया तो c प्लस a बच गया, और यहाँ पर आपने कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, यहाँ पर आपके पास में ये तो c था, और b कॉमन लिया है आपने अपने, तो कितना हो गया, c बच गया, ठीक है ना। और देखिए यहाँ से आपने c कॉमन ले लिया ना, तो a बच गया, इधर से भी b बच गया, और इधर से कितना बच गया, c कॉमन लेने के बाद a प्लस b बच गया। अब देखिए क्या कोई लॉजिक तैर रहा है, कोई लॉजिक यहाँ पे सूट हो रहा, होना क्या है, a b c से a b c तो कैंसिल हो जाएगा,
ठीक, ABC से ABC कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं, वही करना पड़ेगा जो आप करके आए हैं, 2 जीरो बनाने पड़ेंगे। मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चन उतनी ही मेहनत लेगा जैसे हमने पहले किया था, तो इसको भी आपको उतनी ही मेहनत देनी पड़ेगी जितना क्वेश्चन आप पहले करके आए थे। ठीक है, तो इसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसको 2 जीरो बना करके, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 4ABC। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं है, तो इसको करना ही पड़ेगा, कुछ बचने का तरीका नहीं, इसको करिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थोड़े से परेशान करते हैं बच्चों को, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का पहले हम कराएंगे आपको पार्ट नंबर बी वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर का पार्ट बी क्या कह रहा है, दर्शाइए यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ओके, क्या कह रहा है, देखिए दिया है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्या दिया है, दिया है ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, ए तथा बी स्वतंत्र घटना है। अगर ए और बी स्वतंत्र घटना है तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है पी ए इंटू पी बी। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए तथा बी स्वतंत्र घटना है तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, कम से कम एक के होने की प्रायिकता आपको शो करनी है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कम से कम एक के होने की प्रायिकता। ओके, कम से कम एक के होने की प्रायिकता आपको शो करनी है। तो कम से कम एक के होने की प्रायिकता क्या शो करनी है, 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार, ये आपको शो करनी है कम से कम एक के होने की प्रायिकता। देखो भाई, कम से कम एक के होने की प्रायिकता दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार शो करनी है। न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, वही कम से कम एक के होने की प्रायिकता कह लो या न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता। देखिए हम क्या कह सकते हैं, कम से कम एक का होना इक्वल टू 1 माइनस प्रायिकता किसी का ना होना। ओके, 1 माइनस प्रायिकता किसी का ना होना। बहुत ही सरल सवाल है ये तो। देखिए 1 माइनस प्रायिकता किसी का ना होना, किसी का ना होना मतलब पी ए का ना होना और बी का ना होना। 1 माइनस पी ए का ना होना और बी का ना होना। अब आपको पता है कि अगर ए और बी, ये थोड़ा सा चलना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए इतने पार्ट में आपको पता होना चाहिए कि अगर ए और बी, ए व बी स्वतंत्र घटना है। कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना है। तो क्या रूल लगता है, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है पी ए गुणे पी बी। ओके, और पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार दैट इज इक्वल टू पी ए बार इंटू पी बी बार, ये इसका रूल हुआ करता है। पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू पी ए बार इंटू पी बी बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार, बस। और यही आपको सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, क्लियर हो गया। तो पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका। ओके, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका पहला वाला पार्ट देखते हैं, ये सेकंड वाला पार्ट था जो कि समझा दिया मैंने। मेन इसमें यही थ्योरम लगी है कि अगर ए और बी स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, पी ए इंटू पी बी। तो पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार कितना होगा, पी ए बार इंटू पी बी बार। और जैसे ही मैंने इसको पुट कर दिया तो ये अपने पास आ गया कम से कम एक का होना। काहे की प्रोबेबिलिटी है, इसको पी लगाना पड़ेगा। कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस किसी के ना होने की प्रायिकता। और 1 माइनस किसी का ना होना मतलब पी ए बार इंटू पी बी बार, और यही आपका प्रूफ करना था। तो आप लिख दोगे यहाँ हैंस प्रूव्ड, लिख भी दिया मैंने एक बार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको रफ कर दूंगा, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 18वें का पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 18वें का पार्ट ए, 18 का पार्ट ए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट है। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालक, 4000 कार चालक और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। बहुत बढ़िया। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालक, 4000 कार चालक और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। तो सबसे पहले देखो आपके पास में स्कूटर कितने हैं। स्कूटर है आपके पास में 2000। ओके, स्कूटर है आपके पास में 2000। कार कितनी है? कार है आपके पास में 4000। कार है आपके पास में 4000। ट्रक कितने हैं? तो ट्रक आपके पास में है 6000। ये लो जी, आपके पास में टोटल हो गया 2000 स्कूटर, 4000 कार और 6000 ट्रक आपके पास में है। तो टोटल निकाल लो आप सबसे पहले। तो टोटल जो आएगा वो कितना हो गया? 6 4 10 और 2 12। तो टोटल आपके पास में कितना हो गया? 12000। तो टोटल आपके पास में 12000 व्हीकल्स यानी 12000 वाहन हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, पी स्कूटर होने की प्रायिकता कितनी होगी? 2000 बटे 12000, 3 0 3 0 कैंसिल हो गया, 1/6। दूसरा, किसी बंदे के पास कार होने की प्रायिकता, किसी ले लो, कार होने की प्रायिकता कितनी होगी? 4000 बटे 12000 यानी 1/3। ओके, और ट्रक होने की प्रायिकता क्या होगी? 6000 बटे 12000 इक्वल टू कितनी हो गई? 1/2। ये हो गई ट्रक होने की प्रायिकता। अब क्वेश्चन पे वापस आओ। कह रहा है यदि दुर्घटनाओं होने की प्रायिकता जो है क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 है। अब यदि एक्सीडेंट हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट होने की प्रायिकता किसके द्वारा? स्कूटर के द्वारा। ठीक है ना, स्कूटर के द्वारा इस एक्सीडेंट होने की प्रायिकता आपको कितनी दी गई है? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। 0.01, चाहे तो आप इसको 1/100 लिख सकते हैं। दूसरा, एक्सीडेंट हो बट किससे हो? कार के द्वारा। मतलब एक्सीडेंट किसके ऊपर हो? कार के ऊपर एक्सीडेंट हो। तो कितनी प्रायिकता है? प्रायिकता इस एक्सीडेंट के तो कार के द्वारा होने की 0.03 है, मतलब कि 3/100। ओके, फिर उसके द्वारा है ट्रक के द्वारा, एक्सीडेंट थ्रू ट्रक इक्वल टू कितना बच्चों? 0.15, दैट इज इक्वल टू 15/100। ये है ट्रक द्वारा एक्सीडेंट होने की प्रायिकता। अब क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि अगर बीमाकृत व्यक्तियों में से एक कोई चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, ओके, तो उसके स्कूटर चालक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब एक्सीडेंट हो चुका है तो प्रायिकता निकालना है कि वो क्या चला रहा होगा? वो बंदा स्कूटर चला रहा होगा, उसके स्कूटर चालक होने की प्रायिकता। देखिए, एक्सीडेंट पहले हो रहा है और फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है? उसको स्कूटर चला रहा है। मतलब आपसे उल्टी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, क्योंकि एक्सीडेंट हो रहा है तो क्या लगेगी? यहाँ पर बेस थ्योरम लगेगी, क्योंकि रिवर्स क्वेश्चन किया जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, अगर एक्सीडेंट हो चुका है तो उसके स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या होगी। ओके, तो मैंने इसको कैसे कराया था, चलिए याद कीजिए। पहले यहाँ पर सारे केस लिख दीजिए। ओके, पहले यहाँ पर आपको क्या लिखने हैं? सारे केस लिखने हैं। पहला, पी कार, ओके, इंटू पी एक्सीडेंट बाई कार, प्लस पी स्कूटर इंटू पी एक्सीडेंट बाई स्कूटर, प्लस पी ट्रक इंटू पी एक्सीडेंट ऑब्लिक ट्रक। ये केसेस ऑल टोटल केसेस आते हैं। और ऊपर कौन सा केस आएगा? ऊपर आपका स्कूटर वाला केस आ जाएगा, क्योंकि स्कूटर की बात की गई है तो ये केस जो है ऊपर आपका दिखाई देगा, है ना, स्कूटर वाली बात। तो लिख दो क्या? पी स्कूटर इंटू पी एक्सीडेंट ऑब्लिक स्कूटर। और अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो चलिए, बस कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करते जाइए। देखिए, पी स्कूटर कितना है? स्कूटर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 है। स्कूटर होने की 1/6 और एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी स्कूटर पे कितनी है? 1/100। तो 1/100 कर लीजिए, नीचे इसको सॉल्व कर दीजिए। ओके, पी देखिए कार, तो कार होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और कार के द्वारा एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/100। यस, प्लस स्कूटर वाला केस तो यही रिपीट कर दो जो ऊपर लिखा है, 1/6 इंटू 1/100, प्लस कौन सा? ट्रक वाला केस, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई ट्रक की कितनी प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट की? 15/100। बहुत बढ़िया। अब देखो
कैसे करोगे? आप नीचे से 100 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो। 100 नीचे से 100 कॉमन आ गया, 100 ऊपर से कॉमन आ गया, कैंसिल हो गया। ओके, देखो यहाँ से क्या है, 3 से 3 कैंसिल हो गया है, तो बचा क्या आपके पास, वो बस अच्छे से लिखते जाओ। तो के पास ऊपर जो बचा है 1/6 बचा है। ऊपर आपके पास कितना बचा है, 1/6। नीचे देखो ये चीज़ पूरी की पूरी कैंसिल हो गई है, तो ये चीज़ कितनी बची आपके पास में, 1, ठीक है ना। फिर देखो इधर से कितना बचा, इधर से 1/6 बचा है, ये भी पूरा जा चुका है। और इधर से कितना बचा है, 15/2 बचा है, 15/2। ऊपर का एलसीएम आएगा 1/6, ठीक है। नीचे का एलसीएम 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 ही आएगा, है ना। 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ना यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 3 × 5 15 आ जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1/15 और 6 कितना होता है, 21, और 2 कितना हो गया, 22। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1/22 विल बी द इसकी प्रोबेबिलिटी। तो नोट कर लीजिए, जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1/22 होगी, ठीक है ना। यस, तो आंसर कितना आ गया इसका, 1/22। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बेस थ्योरम के क्वेश्चन वैसे भी बहुत प्यारे हुआ करते हैं। तो ये 1/22 इसका आंसर आ गया, नोट कर लो। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 1/22। चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं, अब हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 का एक ही पार्ट दिया गया, 2 पार्ट दिए गए हैं, तो पहले मैं आपको दूसरा पार्ट दिखाता हूँ, उसका हल करेंगे। क्वेश्चन कहा गया है dy/dx इक्वल्स टू 1 + x² इंटू 1 + y² का हल कीजिए। इसको सॉल्व करना आपको। ओके, तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे होगा, चर प्रतिस्थापन विधि यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हो जाएगा बड़े आराम से। तो dy/1 + y² और इक्वल टू 1 + x² dx हो जाएगा। इसको हल कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इसका समाकलन कर दीजिए, तो बहुत ही सिंपल है। ये कितना हो जाएगा, tan 1 y इक्वल टू ये हो गया कितना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 1 इसका कितना हो जाएगा, x + x³ प्लस कितना हो गया c, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। tan 1 y इक्वल टू x + x³ प्लस c, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में लग भी नहीं रहा 3 मार्क्स का होना चाहिए, बट दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इस क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है समीकरण लिखिए, समीकरण अवकल समीकरण। कौन सा समीकरण, अवकल समीकरण। क्या समीकरण दिया है, x + y इंटू dy/dx इक्वल्स टू 1, x + y इंटू dy/dx इक्वल्स टू 1 का व्यापक हल ज्ञात करो। का व्यापक हल मतलब समझते हो ना, जनरल सोल्यूशन जिसमें c पाया जाता है। अब देखो ध्यान से कि आप यदि x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, दोनों में x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मैं x + y को यहाँ रोक लूँ और इसको मैं ले जाऊँ यहाँ पर, तो ये बन जाएगा dx/dy, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, dx/dy, मतलब ये x के पदों में अवकल समीकरण है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ dx/dy इक्वल टू x + y, तो ये बन गया dx/dy माइनस x इक्वल टू कितना हो गया, y, बिल्कुल सही है। अब ये जो है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है, वो देखो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dx/dy प्लस px इक्वल टू q के रूप का, ये होता है dx/dy प्लस p इक्वल टू q। तो यहाँ पर आपके पास में p की वैल्यू कितनी दिख रही है, -1, और q कितना दिख रहा है आपके पास में, y दिख रहा है। तो चलो अब निकाल लो इसका समाकल गुणांक IF इक्वल टू कितना होता है, e की पावर pdy, है ना, e की पावर pdy, क्योंकि ये इसका जो स्वतंत्र चर है वो क्या है, y है ना, और इसका जो परतंत्र चर है वो क्या है, परतंत्र चर इसका क्या है, x है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो e की पावर pdy, p कितना है, -1,
और ये हो गया डी वाई। तो आंसर कितना आ गया, ई की पावर माइनस वाई। ठीक है ना, ये इसका आ गया समाकल गुणांक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपको निकालना क्या है, इसका हल निकालना है। ओके, इसका हल। तो इसका हल आप कैसे दोगे, इसका हल आप कैसे दोगे? तो इसका जो हल होता है दिया जाता है x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी वाई हो जाएगा यहाँ प्लस सी। ठीक है ना, ये इसका हल होता है। x इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। सो x की जगह x ही आएगा। ई एफ कितना आ गया, e की पावर माइनस वाई आ चुका है, इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई। और आई एफ कितना आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y। ओके, डी वाई प्लस कितना c। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको समाकलन करना पड़ेगा। तो चलिए हम समाकलन कर लेते हैं। e की पावर माइनस वाई इक्वल टू, देखिए i8 इनवर्स लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल है ना, तो ये बनेगा पहला फलन, ये बनेगा द्वितीय फलन, और इसको कर दीजिए। तो कैसे हल होगा, देखिए प्रथम फलन e की पावर माइनस वाई इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक, सॉरी समाकल गुणांक, इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक ILATE इनवर्स। ये देखिए ऑर्डर में क्या आता है, ILATE, ई लास्ट में आता है, तो मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे, सॉरी ऑर्डर सही कर लीजिए। ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड, है ना, यस। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस वाई। इंटीग्रेशन समझ में आ गया आपको, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का कितना हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर से e की पावर माइनस वाई, और एक माइनस साइन और आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, और ये dy, एक लाइन और चलेगा ये, तो x इंटू ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू वाई, ओके, माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई, और e की पावर माइनस वाई का फिर से कितना हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस वाई, और प्लस में कितना हो गया c, प्लस में कितना हो गया, प्लस में c हो गया है। अब देखिए आप क्या हो सकता है आपके पास में, यहाँ से यदि आप e की पावर माइनस वाई को पूरे में भाग दे दें तो आपका आंसर हो जाएगा तैयार। अगर आप पूरे को e की पावर y को पूरे में डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो अगर e की पावर y का आपने डिवाइड कर दिया तो देखिए क्या आंसर आ जाएगा, x इक्वल्स टू देखो कितना बना है, माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई प्लस सी अपॉन ई की पावर माइनस वाई। तो यदि यहाँ से आएगा कितना, माइनस का y माइनस का 1 और प्लस का c ई की पावर y, तो ये बन जाएगा आपका हल। इस समस्या का जो हल बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन कराते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 में आपके जो दो पार्ट बने हुए हैं, है ना, 16वां जो सवाल है आपका वो क्षेत्रकलन यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या समाकलन के अनुप्रयोग का है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे समाकलन के अनुप्रयोग का। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ओके, बस क्या है, वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा x इक्वल टू 3, ओके, ये रेखा है, रेखा x इक्वल टू 3 के द्वारा बद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके ठीक है, तो आपके पास में एक वक्र दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और दूसरा रेखा दी गई x इक्वल टू 3। तो सबसे पहले मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बनाता हूँ। देखिए सामने से x की पावर 1 है और x की पावर 1 है, मतलब ये पैराबोला बनेगा कुछ इस तरीके से। ये जो है आपका पैराबोला बन जाएगा। ये पैराबोला क्या है बच्चों, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है। अब आपके पास जो दूसरी चीज़ है वो x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 ये आपकी लाइन है। ये x इक्वल टू 3 तक आपकी लाइन जा रही है। सॉरी दूसरा, हाँ चलिए, ये आपकी लाइन जो जा रही है ये x इक्वल टू 3 पे जा रही है। ओके, x इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा 3,0 बन जाएगा। ये जो पॉइंट है आपके पास में ये बन जाएगा 3,0। आपको निकालना है इसके अंदर बनाया गया क्षेत्रफल, मतलब आपको टोटल ये जो क्षेत्रफल है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना,
ये आपको इस तरीके का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। देखिए कैसे निकालेंगे ये क्षेत्रफल, ये आपको एरिया जो है ये फाइंड करना है। सो सिंपल गाइस। सो इसको कैलकुलेट करना, देखिए आपके पास जो है वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की क्षेत्रफल यहाँ तक की निकालनी है। तो यहाँ पर एक आप स्ट्रिप ले लीजिए और इस स्ट्रिप को जो है आप मूव करेंगे। तो ये देखिए मैं एक रेड कलर की आपको स्ट्रिप दिखा रहा हूँ। ये रेड कलर की आपके पास में स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप को हम ये बोलते हैं, इसकी चौड़ाई कितनी है dx। ये जो स्ट्रिप होती है इसकी चौड़ाई कितनी होती है dx। और ये जो स्ट्रिप है dx चौड़ाई की, ओके, ये जो स्ट्रिप है dx चौड़ाई की, ये dx चौड़ाई की स्ट्रिप जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी की पूरी मूव होगी। ओके, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 3 तक मूव होगी। तो इसका एरिया शेड कर लेगी। तो जो एरिया होता है, एरिया कितना होता है, दैट इज इक्वल टू, लिमिट किसकी चलेगी, x की। तो x की लिमिट क्या है, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 3, और यहाँ पे क्या आएगा dx आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में fx आएगा। तो fx बनाना है तो देखिए क्या बनेगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आपके पास में कितना है 4x है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 4x, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो गया रूट x। सो एरिया इज इक्वल्स टू 0 से लेके 3, ये हो गया कितना 2 रूट x, और ये कितना हो गया dx। तो एरिया इक्वल टू 0 से लेके 3, 2 बाहर आ गया, ये कितना हो गया रूट x, और ये कितना हो गया dx, तो 2। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर कितना हो जाएगा 1/2 + 1 यानी कि 3/2, और नीचे भी 3/2, तो पलटी मार करके कितना हो गया 2/3, और लिमिट कितनी है 0 से लेके 3, ठीक है ना। चलिए तो कितना हो गया 2 2 ज़ा 4/3, ओके, और कितना हो गया यहाँ पे 3 की पावर 3/2, ठीक है ना, 3 की पावर 3/2। अब एक चीज़ देखो आप ध्यान है यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल है ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी है। तो अगर आपको पहले क्वाड्रेंट का बोला होता, प्रथम चतुर्थांश का, तो ऊपर का लेते, बट यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, कितने का 2 का, एक 2 का एक्स्ट्रा आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक 2 और लाओगे तो 2 × 2, थोड़ा सा जगह कम पड़ गई है, हाँ, तो क्या करोगे एरिया इक्वल्स टू 2 × 2 करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से ही 2 लेकर के चलोगे आप, इधर से ही 2 लेके चलोगे, तो यहाँ पे 2 × 2 हो गया। तो 2 × 2 मतलब यहाँ पे ये चीज़ कितनी बन जाएगी 4 बन जाएगी, और 4 × 2 कर दो यहाँ पे, तो आंसर कितना हो गया 8/3 × 3 मतलब 3√3 हो गया। ये 3 की पावर 3/2 मतलब कितना हो गया 3√3। तो यहाँ से आप 3 काट दो एक, तो आंसर कितना हो गया 8√3। क्लियर है, तो इसका आंसर कितना हो गया 8√3। तो क्षेत्रफल नोट कर लीजिए, यहाँ तक का आंसर कितना हो गया 8√3। चलिए तो आई होप कि हमारे पास एक जो है LPP लीनियर प्रोग्रामिंग को छोड़ करके बाकी हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको अगले के लेक्चर में करा दूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जो डाउट हैं आपके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमसे पूछिए। अपने साथियों को वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बाय माय साइड।